गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं नियामक ज्यामिति, जिसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहले समझ लेते हैं कि नियामक ज्यामिति होता क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े, दो संख्याओं को जो जोड़े होते हैं उनको क्रमित युग्म के नाम से जानते हैं। दो संख्याओं के जोड़े को हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 9th में दो चर वाला रैखिक समीकरण, या उसके पहले भी मैंने एक निर्देशांक ज्यामिति नामक चैप्टर पढ़ाया था आपको क्लास 9th में। तो मैंने वहां पे बताया था निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे जब यह चैप्टर आ गया इसलिए मैं दोबारा से इसको परिभाषित कर दिया हूँ कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े, जिन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं, क्रमित युग्म के नाम से जानते हैं, से परिभाषित किया जाता है। यानी कि दो संख्याओं के जोड़े, जैसे x और y, यह दो संख्या है, तो इनके क्रमित युग्म से, इस तरह से, इसी को हम लोग क्रमित युग्म कहेंगे, इसी पेयर से दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर हम कोई ऐसे क्षैतिज रेखा खींचते हैं तो इसको हम लोग x अक्ष के नाम से जानते हैं, ये आपका x अक्ष होता है। ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं तो इसे हम लोग y अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह आपका y अक्ष कहलाता है। तो इसे कैसे सूचित करते हैं, तो यह x और इधर x डैश, यह y और नीचे हम लोग y डैश से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि यह x के पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करिए, यह x के नेगेटिव डायरेक्शन, ये y का पॉजिटिव और ये y का नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को जहां पे काटते हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, और इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं इसका मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, ओरिजिन कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब यह रेखाएं, यह दोनों x अक्ष और y अक्ष, प्रत्येक यहाँ पे 4 बराबर खंडों में से विभाजित करते हैं। तो ये प्रत्येक खंड को हम लोग चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं, है ना। चतुर्थांश अंग्रेजी में इसे क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में एक और नाम है इसका पाद, चतुर्थांश या पाद, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसे हम लोग पहला पाद या पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा पाद या दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा पाद या तीसरा चतुर्थांश, इसको चौथा पाद या चौथा चतुर्थांश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इनमें क्या करते हैं, यहाँ पे किसी संख्या की स्थिति को हम लोग क्रमित युग्म के जोड़े से, क्रमित युग्म द्वारा दर्शाते हैं संख्याओं के स्थान को, उसकी स्थिति को। किस तरह से दर्शाते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला संख्या होता है उसे हम लोग x नियामक या x निर्देशांक कहते हैं, x निर्देशांक या भुज के नाम से जानते हैं, या भुज के नाम से भी जाना जाता है, भुज भी कहा जाता है। ठीक है, भुज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और दूसरे नियामक यानी y को यहाँ पे y निर्देशांक है ना, या y नियामक, या अंग्रेजी में एक और नाम ऑर्डर कहते हैं इसका, ऑर्डर यानी कि कोटि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 2,3 एक ऑर्डर पेयर लेता हूं, तो इसमें यह 2 जो है आपका भुज है और 3 जो है कोटि है, यानी यह x नियामक है, यह y नियामक, यह x निर्देशांक या y निर्देशांक इसे कहेंगे। अब इसमें आपको चतुर्थांशों के चिन्ह के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। पहले पाद में प्लस प्लस वाला, है ना, दूसरे में हो जाता है माइनस प्लस वाला, तीसरे में हो जाता है आपका माइनस माइनस वाला, और चौथे में आ जाता है आपका प्लस माइनस वाला। ये आपको ध्यान रखना होगा।
ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमेशा जब ये ऑर्डर पे लिखा जाता है तो पहले हम लोग x नियामक को लिखते हैं और बाद में y नियामक को। पहले वाला हमेशा x नियामक होता है, दूसरा जो होता है वह y नियामक होता है, ये याद रखना है। चलिए हम लोग कुछ बिंदुओं की स्थिति को बारे में समझ लेते हैं, निर्देशांक अक्षों पे उनकी स्थिति किस तरह से होगी उसको दर्शाकर देख लेते हैं। वैसे तो क्लास 9 में भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ये जो बन रहा है ना, इसको हम लोग कार्तीय तल, ठीक है, या निर्देशांक तल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं। जिस पर यह खींचा गया है, यह तल जो है आपका कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहलाता है। चलिए ये तो आपका मूल बिंदु है, प्रायः इसे हम लोग O से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहां से क्या करते हैं, इधर के तरफ संख्याएं देंगे इस तरह से, 1 2 बराबर बराबर दूरी पर, 3 4 5, मान लो 5 तक ही दिए, ऊपर भी ऐसे ही 1 2 3 4 5। उसी तरह से नीचे की तरफ भी यहां दे सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। नीचे भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब हम लोग कुछ क्रमित युग्मों को लेकर कुछ बिंदुओं को दर्शाते हैं इस पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए A एक बिंदु लेते हैं जिसका निर्देशांक मैं 2,3 लेता हूं। दूसरा मैं B एक बिंदु ले लेता हूं, हम लोग इसका निर्देशांक -2,5 लेते हैं। C एक बिंदु ले लेता हूं यहाँ पर जिसका निर्देशांक -2,-3 है। D में एक बिंदु ले लेता हूं यहाँ पर जिसका निर्देशांक आपका -2,0 है। अच्छा, अगला ले लेता हूं E एक बिंदु जिसका 0,4 है, ठीक है। F एक बिंदु ले लेता हूं जिसका निर्देशांक यहाँ पे 2 और -5 है। अब इन सभी बिंदुओं को मैं इस निर्देशांक तल पे दर्शाने कर आपको बताता हूं। जैसे A बिंदु है, ये देखो, पहले आपसे पूछा हो किस चतुर्थांश में, ये भी बताइए। तो जैसे ये प्लस प्लस वाला है तो आपको पता है कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस वाला, दूसरे में आपका माइनस प्लस वाला, तीसरे में आपका माइनस माइनस वाला आता है ना जी। तीसरे में आपका माइनस, थोड़ा दूर लिखता हूं, माइनस माइनस वाला, और इसको यहाँ पे आपको पता है कि प्लस माइनस वाला। इतना तो हमें पता है। चलिए अब इनको दिखाता हूँ। 2,3 तो आपको पता है कि पहले पाद या पहले चतुर्थांश में आएगा, पहले पाद या पहले चतुर्थांश में आएगा ना। चलिए तो एक काम करते हैं, तो ये आपको पता है कि पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो x का 2 यह रहा, y का 3 यह रहा, ठीक है। तो ये 2,3, ठीक है, ये आपका A बिंदु दर्शा दिए। उसी तरह से B बिंदु है -2,5, तो पहला माइनस का दूसरा प्लस का, पहला माइनस का दूसरा प्लस का, यानी कि यह दूसरे पाद में आएगा, दूसरे पाद में आएगा, ये तो पता चल गया। या दूसरे चतुर्थांश कह सकते हो। तो माइनस का 2 x का और y का 5, x का माइनस का 2 y का 5, तो यहाँ हो जाएगा x का -2 सामने और इधर से 5 सामने, ये आपका हो जाएगा B बिंदु -2,5। अगला है आपका -2 -3, तो -2 -3 यानी दोनों माइनस का, तीसरे पाद में आएगा। तो आप देखो x का -2 और y का -3, नहीं ना होगा, -2,3 C बिंदु, -2, -3। चलिए अगला है आपका है x का -2 और y का 0। तो अगर मैं इसे पूछूं तो आपका होगा कि सर ये चतुर्थांश में नहीं आएगा, ये आपके अक्षों पे आएगा। तो कौन सा अक्ष पे आएगा? तो जाहिर सी बात है x का मान दिया है, y का 0 है, तो x अक्ष पर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ देखो 0 और 4 है तो यह y अक्ष पर है। ध्यान रखना इस बात को कि जिसका नियामक 0 दिया होगा, अगर मान लो यहाँ x 0 है और यहाँ y दिया हुआ है मान, तो ये y अक्ष पे आ जाएगा, और यहाँ x दिया है, y नियामक 0 है, तो ये x अक्ष पे आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x का -2 y का 0 है, तो x का -2 कहाँ है? यही है, यानी कि इसी पर हो जाएगा, ठीक है। -2,0 यही D बिंदु हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर पूछा जाए इसकी स्थिति तो कहोगे कि x अक्ष के ऋणात्मक दिशा पे है, x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर, ठीक है। चलिए उसके बाद यह 0,4, तो यह y अक्ष पर स्थित होगा और धनात्मक होगा क्योंकि 4 प्लस का दिया है, तो 0 और 4 यही हो जाएगा, आपका E हो जाएगा 0,4। फिर आपका F है 2, -5, तो प्लस का 2 है और माइनस का 5 है, प्लस माइनस वाला तो चौथे पद में आएगा, तो x का 2 और y का -5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यह आपका F बिंदु हो गया 2, -5। तो ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। एक और बात ध्यान रखना होगा कि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, y नियामक 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। और y अक्ष पर x नियामक 0 होता है, ये आपको याद रखने वाली बात है। y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। वैसे तो मैंने क्लास 9 में भी बताया है,
लेकिन ये सब दोबारा से बता दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग चैप्टर में यूज करने वाले हैं अभी, तो ये सब चीजें जाननी जरूरी थी, इसलिए मैंने शॉर्ट वे इसको बता दिया। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं, 10th क्लास के चैप्टर पे, और इसके पहले हम लोग दूरी सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसे हम लोग पहले प्रूफ करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पहले इसे प्रूव कर लेते हैं। तो मैं यहां मान लेता हूं कि माना दूरी सूत्र हम लोग दो बिंदुओं के बीच के निकालते, तो माना बिंदुओं P x1 y1 तथा Q x2 y2 के बीच की दूरी PQ है, ठीक है, यह हम लोग यहां पर मान लेते हैं। अब यहां पे देखो, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। एक्स अक्ष और ये रहा आपका वाई अक्ष। चलिए मैं दिखाता हूं इसको। यहाँ पे x इधर आपका हो जाएगा x डैश, यहाँ ऊपर y हो गया और यहाँ y डैश हो गया। मैं एक बिंदु यहां पर लेता हूं जिसका नाम मैं देता हूं P, जिसका निर्देशांक है x1, y1, हमारे पास यहां माना हुआ है ना ऊपर। अच्छा, दूसरा बिंदु जो है वो मैं Q लिख देता हूं, उसका निर्देशांक हमारे पास है x2, y2। अब इन दोनों की बीच की दूरी जो है वो आपकी PQ है, तो यही दूरी कितनी होगी हमें साबित करके देखना है, निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे हम लोग रचना करने वाले हैं। मैं यहां से इस पे लंब देता हूं, ठीक है, यह एक लंब खींच रहा हूं। उसी तरह यहां से इस पर x अक्ष पर P और Q बिंदु से x अक्ष पर लंब खींच दिया और बिंदु P से इस पे भी लंब खींच दिया, ठीक है। एक्चुअल में ये रचनाएं हैं तो इनको डॉटेड रखना हमारे लिए पहला कर्तव्य है कि इसे डॉटेड ही रखें, अच्छा रहेगा, है ना भैया। चलिए हो गया, थोड़ा अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा साबित करने में। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूं PA लंब है x अक्ष पे और QB भी लंब है x अक्ष पर, और P इसका नाम C दे देता हूं, लंब है QB पर। चलिए तो मैंने ये रचना में किया है तो यहाँ लिखना होगा, हमने रचना जो की है उसके बारे में लिखना होगा। हमने रचना की है कि PA और QB x अक्ष पर लंब है, x अक्ष पर लंब है, ठीक है, x अक्ष पर लंब है। और क्या है, तो PC जो है ना यह लंब है QB पर, PC लंब है QB पर, इतना कर लिए। अच्छा समझो, यहाँ पे एक 90 है, यह भी 90 है, यह भी 90 है, 90 होगा ना जी, लंब है तो चौथा कोण भी 90 हो जाएगा। तो यह कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, तो यह आयत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि ABCP एक आयत है, जैसा कि मैंने बताया है कि मूल बिंदु को हम लोग प्रायः O से सूचित करते हैं। इसका निर्देशांक तो पता है ना, 0 0 होता है, O से सूचित करते हैं। तो जैसे कि P का निर्देशांक यहाँ पे x1 y1 है, तो OA बराबर में आपका x1 हो जाएगा जैसे आपको पता है, और यह y1 हो जाएगा PA, ठीक है। उसी तरह से इसका निर्देशांक x2 y2 है, तो OB आपका x2 हो जाएगा, x का मान, x अक्ष पे मान, और ये आपका QB जो है ना यह y2 हो जाएगा ना। चलिए, चूंकि यह आपका आयत हो रहा है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो यहाँ BC जो होगा ना, BC बराबर हो जाएगा AP के, यानी कि यह आ जाएगा y1, समझ गया ना, आयत है तो BC बराबर AP बराबर y है, यानी कि यह भी आपका y1 हो गया। तो मैं यहाँ अगर इसकी वैल्यू की बात करूं, CQ के वैल्यू की बात करूं, तो CQ जो होगा ना, आपको QB में से देख लो, CQ निकालने के लिए QB में से मैं BC घटा लूंगा तो हो जाएगा, यानी कि y2 इसका वैल्यू QB क्या और माइनस BC का वैल्यू y1, यह है ना, यह आ गया आपका y2 माइनस y1, यहां से यहां तक। अच्छा मैं यहां पे देखूं तो PC जो है ना, PC बराबर हो जाएगा AB के, PC बराबर हो जाएगा AB के, क्योंकि आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर, यानी कि AB के बारे में बात करें तो AB निकालने के लिए आपको OB में से OA को घटाना होगा, OB माइनस OA, यानी हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। चलिए अब मैं चलता हूं त्रिभुज PCQ में।
PCQ में, PCQ में, चूंकि यहाँ 90 है, यह लंब है तो यहाँ भी तो 90 होगा ना जी, तो यहाँ कह सकते हैं कि PQ स्क्वायर बराबर में, PQ स्क्वायर बराबर में PC का स्क्वायर प्लस में CQ का स्क्वायर। देख लो, PC का स्क्वायर प्लस में CQ का स्क्वायर कैसे हो जाएगा? पाइथागोरस से ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इनके वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, तो यहां से PQ स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर क्या है? तो PC स्क्वायर हो जाएगा आपका, PC का वैल्यू जबकि x2 माइनस x1 है तो यहां हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर है तो CQ का वैल्यू y2 माइनस y1 है तो यहां हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक्चुअल में यहां से आपका स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, चूंकि यह लंबाई है धनात्मक होगा इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका दूरी सूत्र कहलाता है, यही जो है ना सूत्र आपका दूरी सूत्र कहलाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। यह अभी ऊपर वाला भी याद रखेंगे, क्योंकि यह अगर मान लो अगर स्क्वायर में होगा ना तो यहाँ रूट नहीं लगाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो ये आपका दूरी सूत्र निकल गया, समझ गए। अब इस पे आधारित क्वेश्चन किस तरह से दे देगा? मान लो क्वेश्चन में कह देगा कि एक बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया है 2,3 और एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है आपके पास मान लेते हैं यहाँ पे 3 और कॉमा में 5। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी जो PQ हो रही है ना, यही निकालनी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए, PQ निकालने के लिए, अब देखो आप चाहो तो x1 y1 इसको, x2 y2 इसको मान लो, या x1 y1 इसको, x2 y2 इसको मान लो, कोई आंसर में फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, यह x1 y1 हो गया और दूसरा बिंदु x2 y2 हो गया, चाहे यही x2 y2 और ये x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर हो रहा है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। चलिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ घटेगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और यहाँ घटेगा तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट 5 इसकी लंबाई आ गई, रूट 5 इकाई इसकी लंबाई आ गई। तो यही था दूरी सूत्र पे आधारित क्वेश्चन। अब चलिए एक और है मूल बिंदु सूत्र, उसको भी देख लेते हैं, तो वो बहुत आसान है, उसको समझ लो। मूल बिंदु सूत्र, चलिए मूल बिंदु सूत्र में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूं आपका यह x अक्ष हो गया, यह y अक्ष हो गया, थोड़ा इसको समझना, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। मान लीजिए मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालनी है, ठीक है, दूरी सूत्र पे ही आधारित है। मान लो एक बिंदु दे दिया है PXY, इसकी दूरी इस मूल बिंदु से, इस मूल बिंदु O से क्या होगी, इसी के बारे में हमें पता करना है। चलिए माना मूल बिंदु या माना बिंदु PXY है ना, PXY एक कार्तीय तल में स्थित है, जैसे कि आपके चित्र में देख रहे हैं। तो यहाँ इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए, यानी OP की लंबाई निकालने के लिए, तो आपको मूल बिंदु का निर्देशांक पता है 0 0 होता है, तो यहाँ से OP बराबर हो जाएगा रूट अंडर, आप इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो और यहाँ दूरी सूत्र लगा दो, ऊपर जो फॉर्मूला था ना, तो हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यही होता है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। अब देखो, अगर नहीं चाहो ऐसे प्रूव करना तो दूसरा भी तरीका है, हमारे पास दूसरा तरीका है, यहाँ से इस पे लंब खींच दो, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, पहला तरीके से तो प्रूफ हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ से लंब खींच दिए PA, अब देखो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ x हो जाएगी और यहाँ y हो जाएगी, क्योंकि P का निर्देशांक xy है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस में AP स्क्वायर, यानी OP स्क्वायर बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही रूट में भेज दो तो OP बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आप यह तरीका या यह तरीका दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। तो यही फॉर्मूले थे, इन्हीं के आधार पे आपको क्वेश्चन बनाना है एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज है उनको समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलिए अब जैसे हमें कह दे
जैसे क्वेश्चन बनाने के क्रम में दूरी सूत्र पे ही आधारित प्रश्न आएंगे, उसमें कहा जाएगा कि साबित करें कि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के आपको भुजाओं के लंबाई के आधार पर हमें कुछ कुछ चीजें याद रखनी होगी। तो जैसे अगर हम लोग बात करें समबाहु त्रिभुज में, तो आपको पता है कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र के आधार पर आपको ए बी निकालना होगा, बीसी निकालना होगा और एसी निकालना होगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसी तरह कहा जाए समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, इसकी जांच करें। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि कम से कम दो भुजा बराबर होनी चाहिए, है ना, सॉरी कम से कम बोला हूं, दो भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ए बी सी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी कम से या इसकी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। ए बी बराबर ए सी, जरूर नहीं है आप ए बी बराबर बीसी भी दिखा सकते हो, ए सी बराबर बीसी भी दिखा, कोई भी दो भुजा बराबर हो जानी चाहिए तो समद्विबाहु हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो विषमबाहु की बात करें, तो विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं होती है। विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। मतलब कि आप देख रहे हैं उसमें कि तीनों भुजा निकाल के कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, अगर तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर, कोई भी भुजा बराबर नहीं हो रही है तो ये विषमबाहु हो जाएगा। उसी तरह से अगर कहा जाएगा कि साबित करें कि वर्ग है ना, तो एक वर्ग में आपको पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो आप क्या करोगे, दूरी सूत्र लगा के प्रत्येक भुजा को निकालोगे, और अगर हर एक भुजा बराबर हो गई, लेकिन अगर विकर्ण भी बराबर आए तब, विकर्ण की लंबाई आपको पता है कि वर्ग में विकर्ण की लंबाई भी बराबर होती है, तो आप विकर्ण भी लगाए निकालेंगे, तो विकर्ण आपस में बराबर हो और चारों भुजाएं बराबर, तब आपका वर्ग हो जाएगा। उसी तरह से अगर आयत पूछते तो आयत क्या होता है, तो आयत के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले क्या करेंगे, तो हम लोग निकाल कर देखेंगे ए बी बराबर यह सी डी हो रहा है कि नहीं, और ए डी बराबर बी सी हो रहा है कि नहीं। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई और विकर्ण भी बराबर आ गया, और विकर्ण भी बराबर आ गया, तभी वो आयत कहलाएगा, ए सी बराबर में बी डी। ठीक है, अगर मान लो समांतर चतुर्भुज पूछ दे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के लिए जांच करना होगा, समांतर चतुर्भुज है कि नहीं इसके बारे में जांच करिए। तो समांतर चतुर्भुज मैं यहाँ एक बना देता हूँ, फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, जैसे किया है एक समांतर चतुर्भुज हो गया। चलो, तो समांतर चतुर्भुज में क्या जानते हैं, तो समांतर चतुर्भुज में भी आयत की तरह ही आमने सामने की भुजा बराबर तो होती है, ए बी बराबर सी डी और बी ए डी बराबर बी सी, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो यही दोनों में फर्क है, विकर्ण इसमें बराबर, और भी बहुत सारा फर्क है, मैं ये बात नहीं कर रहा, हम लोग बस अभी भुजा के आधार पे, है ना, लंबाई के आधार पर बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग लंबाई के आधार पर बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की चर्चा नहीं कर रहे, कोण वगैरह के बारे में नहीं। हम लोग बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, लेकिन वो सब अभी हमें चर्चा नहीं करना है। हमें नियामक ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति इस चैप्टर में जो जो जरूरी चीज है उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर मान लो कहते समचतुर्भुज, 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 तो समचतुर्भुज में क्या होती है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना देता हूँ, पहले समचतुर्भुज मैं यहाँ पे एक समचतुर्भुज की रचना कर देता हूँ, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो आप कहोगे कि सर ये तो वर्ग में भी होता है, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है। उसमें वर्ग में विकर्ण बराबर होता है, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा ये सब फर्क आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन को एक्सरसाइज में बना पाओगे। अच्छा, मान लो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कह दे, एक और कह दे समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब कि समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो समकोण में क्या होता है कि ये आपको पता है एक कोण 90 होता है, तो 90 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना होगा भुजा के आधार पर। तो भुजाओं में इस तरह से संबंध होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो यह सेटिस्फाई होना चाहिए और कोई भी इसकी दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए। तो कर्ण को छोड़ के यही ना दो छोटी भुजाएं, तो ये अगर आपस में बराबर हो गई तब यह क्या कहलाएगा, समकोण समद्विबाहु। अगर मान लो सिर्फ समकोण की बात करें, समकोण त्रिभुज,
तो इसी त्रिभुज में देख लेते हैं। अगर समकोण की बात करता तो सिर्फ AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी बड़ी वाली भुजा का वर्ग जो होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, तब वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे एक और बात कहते हैं यहाँ पे, मान लो 10वां पॉइंट की माना या ऐसे कहते हैं कि यदि बिंदु P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। ठीक है, समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पर है, यानी कि यहाँ मान लो बिंदु P, यहाँ A है और यहाँ B है, तो यहाँ P बिंदु से A और B की दूरी जो है ना वह समान है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है, यानी कि यहाँ PA बराबर में PB लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक और देख लेते हैं। यदि A, B तथा C संरेख हो या संरेखी हो, तो संरेखी बिंदुओं के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेखी कही जाती हैं जब वह एक ही रेखा पर स्थित होती हैं। तो A, B, C यह संरेखी कब होगा? जब हम लोग AB और प्लस BC देखेंगे AC के बराबर हो जाए, तो AB प्लस BC AC के बराबर हो जाए तब संरेखी होगा। अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों? देख लो, अगर मान लो मैं एक बिंदु A यहां दे दूं, B यहां दे दूं और C यहां दे दूं, और इस क्रम में मैं निकालना चाहूं AB प्लस BC, तो क्या वह AC के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। आप देख लो, AB प्लस BC जोड़ोगे तो वह AC के बराबर कभी नहीं होगा। तो यह कब होगा? जब AB प्लस BC AC के बराबर कब होगा? जब वो संरेखी होगा, तभी यह कंडीशन लागू हो सकता है। तो इसलिए ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यही छोटी छोटी बातें हैं, इन सबको हम लोग ध्यान रखेंगे, तभी हम लोग आने वाले एक्सरसाइज को बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।